हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग में। तो माई सेल्फ रेनू गहलोत और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 14 प्राकृतिक संपदा नेचुरल रिसोर्सेस। तो आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और स्टार्ट करें लेक्चर, बताओ करें स्टार्ट लेक्चर। देखो थोड़ी सी ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक बेसिक पॉइंट बताया था कि इस चैप्टर में टोटल हमें 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं। उसमें से इन 3 पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी कि वायु क्या होती है, वायु प्रदूषण क्या होती है, किसके कारण होती है, इसके उपाय। जल क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, उसके उपाय। मृदा क्या होती है, मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा प्रदूषण क्या होता है, वो भी पढ़ लिया था, उपाय भी पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे जैव रासायनिक चक्र। और इस जैव रासायनिक चक्र में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जल चक्र, उसके बाद में हम देखेंगे ऑक्सीजन चक्र, फिर हम देखेंगे कार्बन चक्र, और फिर हम लास्ट में देखेंगे आपका नाइट्रोजन चक्र। क्लियर? ये 4 पॉइंट है। तो सबसे पहले हम जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीजन चक्र, फिर कार्बन चक्र एंड देन नाइट्रोजन चक्र। उसके बाद में हम ओजोन पढ़ेंगे, ओजोन लेयर क्या होती है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जैव रासायनिक चक्र क्या होता है। जैव रासायनिक चक्र क्या होता है? कुछ नहीं होता है, मैंने आपको बताया जीव मंडल जो होता है जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। जीव मंडल किससे मिलकर बना है बेटा जी? जीव मंडल आपका मिलकर बना है जैविक व अजैविक घटकों से। तो जैव रासायनिक चक्र क्या है? चक्र मतलब क्या होता है? साइकिल। तो हम क्या पढ़ेंगे? जल का। आप जल को देखोगे कि वह लिविंग से नॉन लिविंग के बीच में साइकिल होता रहेगा, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या फिर इन जैविक घटक से अजैविक घटक के बीच में एक साइकिल के फॉर्म में चलता रहेगा। वहीं बात करेंगे आप कार्बन की, या फिर आप बात करो नाइट्रोजन की, तो हम देखते रहेंगे कि इस पूरी साइकिल में हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले कार्बन चक्र की बात कर लेते हैं। कार्बन चक्र पहले जैविक घटक में था, फिर अजैविक घटक में आएगा, फिर जैविक घटक में आएगा, फिर वापस अजैविक घटक में आएगा। एक साइकिल के फॉर्म में उसको चलता रहेगा वो, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी हम जब साइकिल पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो, जीव मंडल के अंदर जैविक व अजैविक घटकों के बीच में क्या होता है? स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है? पदार्थों का स्थानांतरण होता है। क्लियर है? और उसमें आपके क्या आ गए? आपका आ गया ऑक्सीजन आ गया, और कार्बन आ गया, जल आ गया। ये डेफिनेशन अभी मैं थोड़ा रुक के समझाऊंगी, बस अभी इतना याद रखो कि जो पदार्थ है उनका स्थानांतरण होता रहता है। जैविक बदलेगा, जैविक से अजैविक में जाएगा, अजैविक से जैविक में जाएगा। जैविक में कौन आ गए? आपके सजीव आ गए। अजैविक में कौन आ गए बेटा जी? आपके निर्जीव, ठीक है। देखो जल चक्र की बात करते हैं। कुछ नहीं है, आपके समुद्रों में जल होता है, समुद्रों में जल होता है। देखो चक्र मतलब क्या होता है? साइकिल होता है। साइकिल मतलब घूमता, गोल 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 घूमना, चक्र में चलते रहना, ठीक है। तो समुद्रों के अंदर क्या होता है? आपका जल होता है। कहां पर? समुद्र में। अब ये जल क्या होगा? यहां पर सूरज है, सनलाइट है। गर्मी के दिनों में भाप बनकर उड़ जाएगा। ये देखो गर्मी में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, सन की लाइट बहुत तेज होती है, तो ये सारा पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा ऊपर की तरफ, और भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बादलों में कन्वर्ट हो जाएगा। बादलों में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जब जल ठंडा होगा तो फिर वापस बारिश के रूप में बह जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर जब ये ठंडा होगा तो वापस बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाएगा, बारिश के फॉर्म में, ओलों के फॉर्म में, ओस की बूंदों के फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक साइकिल चलता रह रहा है कि समुद्र से जल कहाँ गया? ऊपर गया, ऊपर से जल कहाँ गया? नीचे आ गया। तो ये एक साइकिल चलता रहेगा।
बताओ, ये एक साइकिल चलता रहेगा और बारिश के कारण जो जल आया वो समुद्रों में जाएगा, भूमि के अंदर जाएगा, भौम जल का निर्माण करेगा। तो ये क्या है, आपका जल चक्र है। इसमें क्या है, ये साइकिल चलता रहेगा। देखो, समुद्र से जल था, भाप बनकर उड़ा, ऊपर गया, बारिश के रूप में बरसा, वापस नीचे आया, फिर वापस भाप बन के गया, ऊपर गया, बारिश के रूप में बरसा, नीचे आया। ये साइकिल चलता रहेगा कंटिन्यूसली। क्लियर? देखो ये डायग्राम, ये आपकी बुक का डायग्राम है। सिंपल सा पॉइंट है। देखो, जहां कहीं पे भी जल भरा होता है वो जल क्या करेगा, वाष्पीकरण बनकर ऊपर जाता है बादलों में, फिर बारिश के फॉर्म में ये नीचे आता है। बारिश के फॉर्म में जब ये जल नीचे आता है तो इस जल समुद्र वगैरह बढ़ जाते हैं, भूमिगत जल बढ़ जाता है। पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, पेड़ पौधों ने जल को ग्रहण करा नीचे भूमि से। इन पेड़ पौधों में भी क्या होता है, छोटे छोटे, ध्यान से सुनो, पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। 10th क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र बोलते हैं, वहां से भी जल वाष्प बन के उड़ता है। तो इन पौधों से भी जल वाष्प बनकर उड़ के जाएगा आसमान में और फिर वो भी बारिश के फॉर्म में बरसेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, एक साइकिल चलता रहेगा। इसी साइकिल को हम जल चक्र कहते हैं। इसी साइकिल को हमने क्या बोला, जल चक्र बोला। सिंपल सा ये पॉइंट याद रखो, पूरा जल चक्र याद हो जाएगा। क्या कि जल जो है भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर बारिश के फॉर्म में वापस नीचे आ जाता है, फिर वापस ऊपर जाता है, ये चलता रहता है। और पेड़ में भी सेम यही है कि पेड़ जो है मिट्टी से जल लेता है और क्या करता है, छिद्रों से वाष्प बनकर उड़ जाता है, फिर वो वापस आता है बारिश के फॉर्म में। तो ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, देखो, तो कहीं ना कहीं जल का स्थानांतरण हुआ। डेफिनेशन क्लियर करो। जल क्या है, जल एक पदार्थ है। उस जल का स्थानांतरण कहाँ हुआ, यहाँ समुद्र में था, निर्जीव था, निर्जीव से कहाँ गया, सजीव में गया, जैविक घटक में गया, फिर वापस आसमान में चला गया, फिर वापस कहाँ गया, नीचे आ गया, फिर वापस आपके पेड़ में चला गया। तो जल का स्थानांतरण होता रहता है। क्लियर? जैविक घटकों से अजैविक घटकों के मध्य, इसे ही हम साइकिल बोलते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया, अर्थ के ऊपर टोटल 75% वाटर है। उस 75 में से भी ध्यान से सुनना, अर्थ के ऊपर टोटल 75% वाटर है। उस 75% में से भी आपका 97% कैसा जल है, लवणीय है, लवणीय जल है। और 2% जल कहाँ है, पहाड़ों और ध्रुवों पर है। और 1% जल ही जल चक्र के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर उपस्थित जल में 97% जल ही लवणीय जल है। 2% पहाड़ों व ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा है। शेष 1% जल जल चक्र के रूप में जीवन के लिए उपयोग में लिया जाता है, जीवों के लिए। पृथ्वी पर स्थित, ध्यान से सुनना, पृथ्वी पर स्थित जलाशयों से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित जलाशय, तालाब, नदी, समुद्र, यहां से जल वाष्पित होकर ऊपर जाता है तथा वायुमंडल में ठंडा होकर बादल व जल के रूप में संघनित होता है। ठीक है, बादल बनाते हैं, फिर वर्षा, हिम, ओस के बूंद, ओले के रूप में पुनः स्थलमंडल पर आकर जलाशयों में पहुंच जाता है। अतः यही भूमि की गहरी परतों में जाकर भौम जल का निर्माण करता है। क्लियर? अतः जब जल भूमि पे आएगा तो वहां पर भूमि पे क्या होते हैं, मृदा के अंदर खनिज होते हैं, तो उसके अंदर खनिज भी मिलते हैं। तो जल में कुछ खनिज लवण घुल जाते हैं, ये खनिज जल के साथ समुद्र में पहुंच जाते हैं। अतः इनका उपयोग समुद्री जीव जंतु करते हैं। इस प्रकार जल चक्र के साथ एक खनिज चक्र भी चलता रहता है। एक पॉइंट है कि जल चक्र के साथ एक खनिज चक्र भी चलता है। जल आया, मिट्टी में गया, मिट्टी में क्या है, खनिज है। जल जो होता है उसमें क्या मिल गए, मिट्टी के खनिज मिल गए। अब जल कैसा है, खनिज युक्त है। फिर जब ये जल समुद्र में चला जाता है तो जीव जंतु इसका यूज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, खनिज चक्र भी कहलाता है। तो जल चक्र के साथ में आपका खनिज चक्र भी चलता है। बताओ क्लियर है क्या? कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा पॉइंट है जल चक्र, कुछ नहीं, सिंपल सा पॉइंट है आपका जल चक्र। ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है बस। तो ये डेफिनेशन देखो अब आपकी समझ में आ जाएगी। क्या है, जीवमंडल के जैविक व अजैविक घटकों के बीच, जीवमंडल के जैविक व अजैविक घटकों के, जैविक में कौन आ गए, जीव जंतु, अजैविक में आ गया मृदा, पानी, जल, घटकों के बीच सामंजस्य जीवमंडल को गतिशील व स्थिर बनाता है। ठीक है, यही पदार्थों का स्थानांतरण क्या कराता है, जीवमंडल को गतिशील बनाता है। इस सामंजस्य के द्वारा जीवमंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ व ऊर्जा का स्थानांतरण होता
है, इसे जैव रासायनिक चक्र बोलते हैं। क्लियर? फिर बात कर लेते हैं हम ऑक्सीजन की। किसकी बात कर लेते हैं? ऑक्सीजन चक्र की बात कर लेते हैं। हमारी पृथ्वी पर, ध्यान से सुनो, चलो इधर ही बात करते हैं। हमारी पृथ्वी पर जो आपका ऑक्सीजन है कितना परसेंट है? 21% ऑक्सीजन है। 78% आपका नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है और 1% आपकी अन्य गैसें हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन वगैरह, सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन साइकिल की। तो पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन मुक्त कैसे होती है? सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस से मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या होती है? पृथ्वी पर ऑक्सीजन आपकी रिलीज होती है। ठीक है, अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधे जो होते हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, चलो इसको ऐसे छोड़ के सिंपल समझाती हूं। देखो ये सूर्य का प्रकाश है, ये पेड़ है, पेड़ की जो पत्ती होती है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बाहर से क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जड़ से क्या लेती है? जल लेती है। और क्या बनाती है? भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। तो क्या लिया? CO2, जल, सूर्य का प्रकाश, और क्या बनाया? C6H12O6, और क्या रिलीज करती है? ऑक्सीजन। तो वातावरण में ऑक्सीजन किस प्रक्रम द्वारा मुक्त होती है? सिर्फ एक ही प्रक्रम है जिसके द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त होती है, और वो प्रक्रम कौन सा है? आपका प्रकाश संश्लेषण। वो प्रक्रम कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन किसके द्वारा मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मुक्त होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको यही बात याद रखनी है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का यूज, O2 का यूज 3 प्रक्रियाओं में किया जाता है मेजरली। श्वसन में। अब श्वसन क्या होता है? श्वसन कुछ नहीं है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, C6H12O6, इसकी उपस्थिति में क्या बनाना? ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 प्लस जल बनाना। ठीक है, ये आपका कि ऑक्सीजन का यूज कहाँ होता है? श्वसन में होता है। दूसरा, दहन में, किसी भी चीज को जलाते हैं तब होता है। तीसरा बात करते हैं क्या? ऑक्साइड में, सल्फर ऑक्साइड होते हैं बहुत सारे, तो ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का यूज होता है। क्लियर? तो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन मुक्त किससे होती है? सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस से ऑक्सीजन मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण। पौधे जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं, तब वहां पर आपकी ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्लियर है? पौधे क्या करते हैं? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जड़ों से जल लेते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। ये प्रकाश संश्लेषण है। ऑक्सीजन का यूज कहां पर होता है? श्वसन में ऑक्सीजन यूज होती है, दहन में यूज होती है और आपकी ऑक्साइड में यूज होती है। अब बात कर लेते हैं साइकिल की। तो देखो, वायुमंडलीय ऑक्सीजन क्या है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन थी वो किस में यूज हो गई? श्वसन में यूज हो गई। श्वसन क्या है बेटा जी? कि जो भोजन है उसका ब्रेकडाउन करने में श्वसन में यूज हुई, तो श्वसन के फलस्वरूप क्या बना? जल बना। जल में क्या थी? ऑक्सीजन थी। फिर उसके बाद देखो, जल कहां पर यूज हो जाता है आपका? जल वापस प्रकाश संश्लेषण में यूज आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण में, और इस प्रकाश संश्लेषण से वापस आपका ऑक्सीजन बन जाता है। वहीं देखो दूसरा पॉइंट, जो आपका कार्बनिक पदार्थ होता है, चलो इसी वाले डायग्राम में देख लो आप, इसी को मैं डिटेल में बता देती हूँ आपको जूम करके। ये देखो, ठीक है। देखना क्या होता है? वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो सबसे पहले कहाँ आई? श्वसन में यूज आई। श्वसन क्या है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन क्या बना आपका? CO2 और जल बना।
ये जल कहां पर यूज में आ जाएगा, ये वाला सर्किल की बात कर रहे हैं, ये जल कहां पर यूज में आ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, CO2 प्लस जल क्या बना, C6H12O6 प्लस आपका ऑक्सीजन बना। ठीक है, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन थी सबसे पहले कहां गई, श्वसन में। श्वसन में क्या करा उसने, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करा, ग्लूकोज का, और क्या बनाई आपका जल और कार्बन डाइऑक्साइड। जल क्या होता है, वापस प्रकाश संश्लेषण में यूज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होती है कहां पर, वातावरण में। तो ये एक साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, वातावरण की ऑक्सीजन है श्वसन में काम में ली जाएगी, श्वसन से आपकी क्या बनेगी, जल बनेगा, जल वापस प्रकाश संश्लेषण में काम में लिया जाएगा, और प्रकाश संश्लेषण से वापस ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त हो जाएगी। साइकिल की बात कर रहे हैं, देखो एक से फॉर्म चलता जा रहा है, ये पूरा साइकिल यही तो होता है, राउंड राउंड साइकिल चल रहा है। दूसरा देखो, ये क्या है, कार्बनिक अणु है C6H12O6। इस कार्बनिक अणु का क्या किया जाता है, श्वसन किया जाता है। श्वसन के फलस्वरूप क्या बनेगी, CO2 बनेगी। CO2 वापस प्रकाश संश्लेषण में यूज में ले ली जाएगी, और वापस आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगा। ठीक है, बताओ, ये सिंपल सा साइकिल चल रहा है। चलो ऑक्सीजन साइकिल की बात करते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक चीजें हैं ये। ऑक्सीजन साइकिल, वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 21% है। बड़े पैमाने पर पृथ्वी पर पटल पर यौगिक के रूप में तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। पृथ्वी के पटल पर ये धातु व सिलिकॉन के ऑक्साइड में भी मिलती है। क्या होती है, सिलिकॉन के साथ भी मिलती है, मतलब धातु के साथ जुड़ी हुई होती है, कंबाइंड फॉर्म में ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, ये कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट और अन्य खनिजों के रूप में भी पाई जाती है। जैविक अणुओं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, वसा में भी एक आवश्यक घटक है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या था बेटा, C6H12O6। तो ये O6 क्या है, आपकी ऑक्सीजन है। तो कार्बोहाइड्रेट में भी ऑक्सीजन एक घटक होती है, प्रोटीन में भी घटक होती है, न्यूक्लिक अम्ल में भी घटक होती है। कहीं ना कहीं इन सब में आपको ऑक्सीजन के कंपोनेंट मिलेंगे। क्लियर, ये बताया है। फिर बताया है ऑक्सीजन के यूज। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन चक्र में ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है, श्वसन, दहन और नाइट्रोजन की ऑक्साइड के निर्माण में। वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, के द्वारा लौटती है। इस प्रकार प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र रूपरेखा बनी रहती है। वातावरण में वापस ऑक्सीजन आनी भी तो चाहिए। वातावरण में वापस ऑक्सीजन कैसे आती है, वातावरण में ऑक्सीजन इस प्रकाश संश्लेषण से आती है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, मैंने आपको बता दिया। ये वाली रिएक्शन याद रखो बस। ये वाली ये श्वसन की हो गई आपकी रिएक्शन। श्वसन में याद रखना, श्वसन में आप ऑक्सीजन का यूज करते हो, ऑक्सीजन का यूज करते हो। वहीं प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं आपके कार्बन चक्र की। किसकी बात करते हैं, कार्बन चक्र की। देखो, पृथ्वी के ऊपर कार्बन कई अवस्थाओं में मिलता है। पृथ्वी के ऊपर कार्बन कई अवस्थाओं में मिलता है। हमारे शरीर का मुख्य घटक ही कार्बन है। क्वेश्चन बनता है, कार्बन चक्र याद रखना, हमारे शरीर का मुख्य घटक, या फिर आप ऐसे याद रख लो कि हमारे शरीर का मुख्य कंपोनेंट क्या है, आपका कार्बन है। क्यों, क्योंकि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से, और इन सब में क्या है, इन सब का मेन कंपोनेंट कार्बन है। देखो जैसे कि इसका हो गया C6H12O6, किसका हो गया, ग्लूकोज का हो गया, जो एक कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे ही आपका प्रोटीन भी होगा। ठीक है, तो देखो वायुमंडल में सबसे पहले आपका कार्बन कहाँ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। इसको जूम करके देखते हैं। वायुमंडल में आपका कार्बन किस फॉर्म में है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन कहाँ जाता है, कार्बनिक यौगिकों में जाता है, पादपों में। पादपों ने क्या करा, CO2 का यूज करके क्या बना लिया, C6H12O6 भोजन बना लिया। ठीक है, कहाँ चला गया ये कार्बन, पादपों में चला गया। फिर पादपों से ये कार्बन चला जाता है कि मान लो आप जंतुओं में चला गया। जंतु जब पौधे खाते हैं तो पौधे के अंदर
मतलब हमने क्या खाया, सब्जी खाई, सब्जी में क्या था आपका, पेड़ पौधे ही थे, पेड़ पौधों में क्या था आपका, ये कार्बन था ग्लूकोज वाला, तो ग्लूकोज हमारे अंदर आ गया, तो कार्बन भी हमारे अंदर आ गया। तो सबसे पहले वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों में जाती है, क्या बन के, ग्लूकोज बन के, फिर पेड़ पौधों से मान लो हमारे अंदर आ गई, हमारे अंदर क्या हो गया, हमारे अंदर और दूसरे जीव जंतु में आ गई। अब जो समुद्री जीव जंतु है, ध्यान से सुनना, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्रों में होता है, किससे होता है, जीव जंतु से, उनके मरने से, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक जो जंतुओं में आए उनसे क्या बना, पेट्रोलियम बना, अकार्बनिक तत्व बने, और वापस ये जो जंतु है इन्होंने क्या करा, श्वसन करा, तो श्वसन करा तो C6H12O6 का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ और ऑक्सीजन मुक्त हुई, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, और फिर ऑक्सीजन वापस वहां चली गई, ठीक है। फिर बात करो कि पादपों से डायरेक्ट आपका कार्बन कहाँ जा सकता है, कोयले में जा सकता है, ठीक है। पादप के 10th क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार कोयले का निर्माण होता है और किस प्रकार आपके पेट्रोलियम का निर्माण होता है। या फिर वायुमंडल से सीधी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, पानी में कार्बोनेट में जाएगी, चूना पत्थर में चली जाएगी, क्लियर। ये साइकिल चलता रहेगा बेटा ऐसे, ठीक है। ये आपका कार्बन साइकिल हो गया। तो देखो पृथ्वी पर कई अवस्थाओं में मिलता है क्या, आपका कार्बन, यौगिक के रूप में भी, यौगिक के रूप में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक है। वायुमंडल में किस रूप में मिलता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है। विभिन्न प्रकार के खनिज में, सबसे पहली बात, वायुमंडल में आपके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। बहुत सारे तत्वों में कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। सजीवों के अंदर भी पाया जाता है, हमारे अंदर भी पाया जाता है, हमारे शरीर का मुख्य घटक होता है, MCQ क्वेश्चन बनता है इससे। सभी सजीवों में पाए जाने वाले यौगिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन आदि में कार्बन पाया जाता है। बहुत सारे जंतुओं में बाहरी और भीतरी कंकाल में भी कार्बोनेट के लवण होते हैं, ठीक है। फिर देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन जीवन के विभिन्न प्रकारों में समाविष्ट होता है। अतः प्रक्रिया वायुमंडल में जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के अणु में परिवर्तित कर देती है। प्रकाश संश्लेषण श्वसन वाला पॉइंट समझ में आना चाहिए बस आपको। फिर देखो ग्लूकोज के अणु से दूसरे पदार्थों में बदल दिए जाते हैं, जिससे दूसरे जैविक रूप में महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवित प्राणियों में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया ग्लूकोज का उपयोग होना है, श्वसन है। जीवित प्राणी कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज का विखंडन करके, ठीक है। हम लोग कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, श्वसन के द्वारा। श्वसन में हमने जो भोजन खाया है उस भोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक डाउन करते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस चली जाती है और कार्बनिक पदार्थ व जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड वापस वायुमंडल में जाती है। इस प्रकार कार्बन चक्र चलता है। देखो ये कोयला है, इस कोयले को जब आप जलाओगे तो इससे वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है, और वो वापस कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल में। पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोल जो होता है उसके दहन से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वापस वायुमंडल में चली जाएगी और फिर वापस ये प्रोसेस साइकिल चलता रहेगा। बताओ क्लियर है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र की, लास्ट चक्र की, ठीक है। देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के फॉर्म में ही है, बट जो पौधे होते हैं डायरेक्ट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रेट में, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट में। फिर ये नाइट्राइट कहाँ जाती है, पौधों में जाती है, ठीक है, पौधों से जीव जंतुओं में जाती है, वहां से अमोनिया के फॉर्म में बदलती है और अमोनिया से वापस। तो सबसे पहले नाइट्रोजन जो होती है कहाँ की, वायुमंडल की, वायुमंडल की नाइट्रोजन को सबसे पहले कहाँ, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर पौधे उसे अब्सॉर्ब करते हैं, पौधों से जीव जंतु में, जीव जंतु से अमोनिया के फॉर्म में निकलती है। और इस अमोनिया से वापस क्या बनाया जाता है, नाइट्रोजन बनाई जाती है, या फिर इस अमोनिया से वापस आपका बनेगा नाइट्राइट।
एंड देन क्या बन जाएगा आपका N2। तो ये साइकिल चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। ध्यान से सुनो, आपके पेड़ पौधे वातावरण से डायरेक्ट नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, वो नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करते हैं नाइट्रेट व नाइट्राइट के फॉर्म में, ठीक है। फिर वो नाइट्रोजन कहाँ जाती है, पौधों में जाती है, पौधों से जीव जंतुओं में जाती है, जीव जंतु से अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकलती है और फिर उसे वापस नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन नाइट्रोजन बनती है। और जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कौन करता है, याद रखना, पादप की जड़ों में, ठीक है, पादप की जड़ों में। पादप की जड़ों में आपका एक जीवाणु मिलता है राइजोबियम। पादप की जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु मिलता है, ठीक है। कौन से पादप की जड़ों में, लेग्यूमिनेसी कुल के पादप में, ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी कुल की पादप की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु मिलता है, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में और नाइट्राइट में। यही क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, ठीक है। ये राइजोबियम इंपॉर्टेंट है, कौन से पादप में, लेग्यूम पादप में। लेग्यूम पादप की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में और नाइट्राइट में, ठीक है। क्लियर। तो ये आपका नाइट्रोजन साइकिल ऐसे चलता रहेगा। देखो क्या लिखा है, जूम करते हैं इसको भी। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा हरे पेड़ पौधों में आते हैं, हरे पेड़ पौधों से अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकलती है या फिर वापस नाइट्रेट में बदलती है, नाइट्रेट से नाइट्रेट में, नाइट्राइट से नाइट्रेट में और नाइट्राइट से वापस नाइट्रोजन में बदलती है। या फिर हरे पेड़ पौधों से जीव जंतु में आती है, जीव जंतु से वापस अमोनिया के फॉर्म में बदलती है, अमोनिया से वापस नाइट्रेट बनता है, नाइट्रेट हो जाता है, ठीक है। नाइट्राइट से नाइट्रेट बदलता है और फिर नाइट्रेट से वापस आपका क्या होता है, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपका नाइट्रोजन साइकिल है। देखो वातावरण में जो नाइट्रोजन थी वो नाइट्रेट व नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है पहले, फिर किस में जाती है, पौधों में जाती है, पौधों से जीव जंतु में चली गई, जीव जंतु से अमोनिया बाहर निकलेगा, अमोनिया से वापस नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रोजन बन जाएगी, ऐसे साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कौन करता है, लेग्यूम पादप के अंदर तो राइजोबियम जीवाणु मिलता है और कुछ वो उसके साथ सहजीवी संबंध बना के रहता है, और कुछ आपके फ्री लिविंग बैक्टीरियाज भी होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। क्लियर। ये आपके हायर क्लासेस में है थोड़ा डीपली, अभी इतना नहीं है। तो देखो बेटा क्या है, प्रकृति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन से क्या बनाना, नाइट्रेट बनाना, NO3 NO2 माइनस, दो प्रकार से होता है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण व अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार का होता है, सहजीवी और असहजीवी। इस सहजीवी का एग्जाम्पल है राइजोबियम, ठीक है, और अजैविक के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो सहजीवी जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण मटर के कुल के पौधों की जड़ों में ग्रंथि के रूप में स्थित नाइट्रिफिकेशन जीवाणु नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है, इसे पादप में भोजन बदले में पादप से भोजन प्राप्त करता है। इसका एग्जाम्पल वो राइजोबियम जीवाणु ही है, आपका ग्रंथियों का निर्माण करता है बेटा जी। क्लियर। असहजीवी क्या होता है, कुछ जो होते हैं पादप के साथ सहजीवी संबंध नहीं बनाते, मिट्टी में फ्री फॉर्म में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, पादप से बदले में भोजन नहीं लेते हैं। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, जब वर्षा के समय बादलों में बिजली ऑक्साइड बनती है, ऑक्साइड जल के साथ मिलकर नाइट्रेट अम्ल बनाती है और जिन्हें खाद के रूप में भूमि से पादप ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो आपके जैविक घटक भी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और अजैविक घटक भी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उसी नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद में पादप उसको ग्रहण कर सकते हैं नाइट्रोजन को। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हुआ तो पादप नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। क्लियर। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में मृदा में उपलब्ध होती है।
कहाँ गई? नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रेट के फॉर्म में मृदा में उपलब्ध होती है। पौधे इसे अवशोषित कर कर अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाते हैं। जीव की मृत्यु होने पर जीवाणु व कवक व अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर नाइट्रोजन या अमोनिया गैस के रूप में नाइट्रोजन वायुमंडल में चली जाती है। भूमि में उपस्थित विनाइट्रीकरण जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन के रूप में बदल देते हैं और जो फिर वायुमंडल में चली जाती है। जैसे नाइट्रिफिकेशन के लिए आपके जीवाणु होते हैं, वैसे ही डीनाइट्रिफिकेशन के लिए भी आपके जीवाणु होते हैं। इसी के साथ आपका नाइट्रोजन चक्र कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, ओजोन परत की। किसकी बात करते हैं? चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, ओजोन लेयर की, ओजोन परत की। कि ओजोन परत क्या है? देखो, हमारी पृथ्वी के, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, चलो व्हाइट कलर से बनाते हैं पृथ्वी। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर होती है, एक लेयर होती है। ये क्या हो गई? पृथ्वी। इस पृथ्वी के चारों तरफ ये क्या है? एक परत है जिसे हम क्या बोलते हैं? ओजोन परत। ये ओजोन परत क्या कर रही है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज, कौन सी किरणें? यूवी रेज, यूवी रे या फिर पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। देखो, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ क्या मिलती है? एक ओजोन परत मिलती है। ये ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत क्या करती है? पृथ्वी की रक्षा करती है। पृथ्वी की रक्षा करती है। कैसे? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएगी तो हमारे बहुत सारी डिजीज हो जाएगी। जैसे ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी, मान लो ये ओजोन परत नहीं है, अगर ओजोन परत नहीं है तो ये किरणें पृथ्वी पर आएगी। जब ये किरणें पृथ्वी पर आएगी तो कहीं ना कहीं हमारी स्किन से टकराएगी, हमें त्वचा कैंसर हो जाएगा, हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। हमारे शरीर में म्यूटेशन हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा, आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा, इनडायरेक्टली बहुत सारे रोग हो जाएंगे अगर ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ गई तो ओजोन परत क्या है? पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित एक परत है जो क्या कर रही है? हमारी रक्षा कर रही है। कौन से? वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, अब ये ओजोन परत जो होती है किससे मिलकर बनी होती है? ऑक्सीजन के 3 अणुओं से, O3 से। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। किससे मिलकर बनी है? ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी है। तो इस ओजोन का फॉर्मूला है O3। ठीक है, और ये कहां मिलती है? ये मिलती है समताप मंडल में। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारे मंडल होते हैं, उसमें से समताप मंडल के अंदर ये ओजोन परत मिलती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की रक्षा करती है या हमारी रक्षा करती है। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से सुनो, ये परत क्या कर रही है? हमारी पृथ्वी की रक्षा कर रही है। अगर ये परत नहीं हुई तो क्या हो जाएगा कि हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे? रेफ्रिजरेटर यूज करते थे। क्या यूज करते थे? रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह यूज करते थे। उससे एक गैस निकलती थी, क्या होता था? रेफ्रिजरेटर से क्या निकलती है? एक गैस निकलती है, एक गैस जिसे हम क्या बोलते हैं? CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। इंपॉर्टेंट है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है? उस ओजोन परत को नष्ट कर रही है धीरे धीरे। हम लोग रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज कर रहे थे, उन रेफ्रिजरेटर से निकल रही थी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर अर्थ के ऊपर जा रहे हैं, हमारे बाहर वायुमंडल में जा रही है, फिर वहां से समताप मंडल में जाती है। समताप मंडल में जो आपका ओजोन परत है उसका नुकसान कर रही है। धीरे धीरे ओजोन परत की मोटाई कम होने लग गई। किसके कारण? इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। फिर जैसे हमें पता चला, धीरे धीरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर इन रेफ्रिजरेटर का यूज बैन कर दिया गया। ठीक है, अब दूसरे रेफ्रिजरेटर्स वगैरह यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये ओजोन परत नुकसान पहुंच जाएगी, ये पतली हो जाएगी, तो जब यूवी रेज यहाँ पर आ जाएगी और हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, बहुत सारी डिजीज वगैरह हो जाएगी। तो यही है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये ओजोन परत जो है ये भी विषैली होती है एक तरह से। ठीक है, अगर ये हमारी अर्थ के पास में होगी तो भी हमको नुकसान पहुंचाएगी।
तो तत्वीय ऑक्सीजन मूल रूप से सामान्य द्विपरमाणु होता है। जनरली ऑक्सीजन का फॉर्मूला कैसा होता है आपका, O2 होता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, O2 होता है, ठीक है। वायुमंडल में ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं, इसका सूत्र O3 होता है और इसे ही क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के सामान्य द्विपरमाणुक अणु के विपरीत ओजोन O3 विषैला होता है। ऑक्सीजन हमारे लिए क्या विषैली है, क्या नहीं है ना, परंतु जो आपका O3 है, ओजोन है, हमारे लिए विषैला है। क्लियर। हम भाग्यशाली है कि ओजोन पृथ्वी के समीप स्थित नहीं है, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, उनको यहाँ पर आने से रोकती है, उनको खुद ही अब्जॉर्व कर लेती है। इस प्रकार उन हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है, जो कि कई प्रकार के जीव रूपों को हानि पहुंचा सकते हैं। अगर वो किरणें यहाँ पर आ गई तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगी। 10th क्लास में भी आपको ये टॉपिक वापस पढ़ाया जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो अभी पढ़ लो, 10th में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक टॉपिक कम हो जाएगा आपका 10th में। उसके बाद देखो ओजोन परत का ह्रास, उसकी कमी। ओजोन परत का ह्रास अवश्य हो रहा है। मनुष्य द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के रेफ्रिजरेटर या फिर यौगिकों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में स्थिर अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन व फ्लोरीन युक्त यौगिक है। इसमें से आप बात करो मेनली इस क्लोरीन के कारण ही क्या हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलता है क्लोरीन, उस क्लोरीन के कारण ओजोन परत की हानि हो रही है। ये बहुत ही स्थायी होते हैं। कौन, ये क्लोरीन, जो जैविक क्रिया द्वारा भी विघटित नहीं होते, इस क्लोरीन की बात हो रही है। अतः एक बार जब वे ओजोन परत के समीप पहुंचते हैं तो वह ओजोन के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, परिणाम स्वरूप ओजोन परत में कमी आती है। हाल ही में अंटार्कटिका में ओजोन की परत में छिद्र पाया गया है। वहां पर ओजोन की परत में क्या हो गया है, छेद हो गया है। कहां पर, अंटार्कटिका रीजन के अंदर। क्लियर, बताओ। तो ये होती है बेटा आपकी ओजोन परत। बताओ कोई डाउट यहां तक। बताओ कोई डाउट। फिर आता है एक छोटा सा टॉपिक है ग्रीन हाउस। क्या आता है, छोटा सा टॉपिक ग्रीन हाउस होता है, ठीक है। एक ग्रीन हाउस होता है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो ग्रीन हाउस की बात करते हैं। कुछ नहीं होता, सिंपल सा समझो ग्रीन हाउस क्या होता है। देखो अब मान लो कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो, कि आप बहुत ठंडे इलाके में रह रहे हो। ग्रीन हाउस, ठीक है। कौन से एरिया में रह रहे हो आप, ठंडे इलाकों में, ठंडे इलाकों में रह रहे हो, ठीक है। अब ठंडे इलाकों में कुछ देखो प्लांट्स जो होते हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लांट्स उगते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको अधिक धूप की जरूरत होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको कम धूप की जरूरत होती है। अब आप क्या रह रहे हो, ठंडे इलाकों में रह रहे हो, तो वहां पर अधिक धूप वाले प्लांट उगेंगे नहीं, तो आपको वहां पर वो वाले प्लांट उगाने हैं जो अधिक धूप वाले होते हैं। तो आप क्या करोगे, प्लांट के चारों तरफ एक शीशा लगा दोगे, ठीक है। क्या लगा देते हैं, शीशा लगा देते हैं। फिर जो एक बार इसके अंदर प्रकाश प्रवेश करता है, उसके बाद में ये प्रकाश इससे वापस बाहर निकलकर नहीं जाता है। और उसके एक बार प्रकाश प्रवेश करने के बाद में जब वो बाहर निकल के नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। टेम्परेचर तो इंक्रीज करना है और वो पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। इस इफेक्ट को इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस। सिंपल सा है, शीशे के द्वारा ऊष्मा रोक लेने के कारण शीशे के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफी अधिक हो जाता है। ये शीशा लगा दिया, ये यहाँ पर ये प्लांट है, यहाँ पर ये प्लांट है, शीशा लगा दिया। अब एक बार जब प्रकाश प्रवेश कर गया तो इस शीशे से प्रकाश वापस बाहर नहीं जा पाएगा। जब प्रकाश वापस बाहर नहीं जा पाएगा तो टेम्परेचर उतना का उतना ही रहेगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किसकी तुलना में, बाहर की तुलना में, ठीक है। ठंडे मौसम में उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए आवरण बनाने की प्रक्रिया की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के आवरण को ग्रीन हाउस कहते हैं। इस आवरण को हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। और ठंडे मौसम में क्या होता है, ठंडे मौसम में उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए ये मेथड अपनाया जाता है। ये हम लोग ने अपनाया है, ये आर्टिफिशियल है। एक होता है आपका नेचुरल ग्रीन हाउस। नेचुरल ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग सुना है आपने, क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग।
ठीक है, हमारी अर्थ के ऊपर क्या होती है, कुछ गैसें होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रही हूं मैं अब। हमारी पृथ्वी के ऊपर कुछ गैसें होती है जो क्या करती है, जो प्रकाश आता है या फिर जो भी ऊष्मा होती है उसको वापस नहीं जाने देती है। जब वो ऊष्मा वापस नहीं जाएगी तो उसके कारण हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर रेज हो जाएगा, तो वो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अब ध्यान से सुनो, अगर ये गैसें नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान आज माइनस में होता, ठीक है, -16 डिग्री। आपको 12th क्लास में अगर आप बायो लोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा वहां पर कि अगर इन ग्रीन हाउस गैस के कारण ही आज पृथ्वी का जो तापमान है वो तापमान है, ठीक है, तो मतलब जिसमें हम रह सकते हैं ऐसा तापमान है। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान कितना होता, -16 डिग्री या -15 डिग्री होता, ठीक है। इन ग्रीन हाउस गैस के कारण ही पृथ्वी का तापमान ये है। अब जनरली जो नॉर्मली हो रहा है ना वो तो अच्छा है, बट ये जो आपका टेम्परेचर रेज हो रहा है ये आजकल बहुत स्पीड से हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्पीड से हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत नुकसान होगा आगे जाकर, इससे हमें बहुत हानियां होने वाली है। तो नेचुरल जो पहले, मतलब चलो अभी समझाती हूँ। ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडलीय प्रक्रियाओं से भी प्रभावित होता है, ठीक है। कुछ गैसें पृथ्वी पर ऊष्मा, और कौन सी गैस, सबसे मेन फॉर्म बात करें आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कुछ गैसें पृथ्वी में से ऊष्मा को पृथ्वी वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है। सूर्य का प्रकाश आता है हमारी पृथ्वी के ऊपर, उसमें से कुछ गैसें उस प्रकाश को वापस जाने से रोकती है, और उसके कारण ही हमारी अर्थ का टेम्परेचर रेज हो रहा है। वायुमंडल में विद्यमान इस प्रकार की गैसों में वृद्धि संसार के औसत तापमान को बढ़ा सकती है, और इस प्रकार के प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या होती है, मुख्य गैस होती है, बहुत सारी और गैसें भी होती है बट का मेन रोल आपके कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, याद रखना। वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से वायुमंडल में ऊष्मा में वृद्धि हो रही है, और इस प्रकार के कारणों से वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कौन सी उत्पत्ति हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का टेम्परेचर रेज होना ही क्या कहलाता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। टेम्परेचर रेज कैसे हो रहा है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, ऊष्मा है, उसको वापस लौट के जाने कौन नहीं दे रहा है, ये गैसें नहीं जाने दे रही है। जब वो वापस लौट के नहीं जा रही है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर रेज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है, क्लियर। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, बेसिक जनरल पॉइंट डिस्कस करे हैं। आज हम लोगों ने आज की क्लास में जल चक्र पढ़ा, ऑक्सीजन चक्र पढ़ा, कार्बन चक्र पढ़ा, नाइट्रोजन चक्र पढ़ा, ओजोन परत के बारे में पढ़ा एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। और इसी के साथ आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।